Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about sources of colonial period. Like we have discussed about official records and unofficial records that maintained by British government in the colonial period. So I hope you understood very well about this topic, and in the today's lecture we will discuss about arrival of Europeans to India. But first of all, let's take a daily review of our previous lecture. So let's learn about some NCERT question and practice question. So first of all, here we have true false. So sentence like official documents help us understand what the people of country think. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमने देखा था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स है जिसने ये मेंटेन किया होता है, एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यही इंफॉर्मेशन होती है जो ब्रिटिश ऑफिशियल सोचते हैं। बट इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उस टाइम पे जो कंट्री के पीपल थे उसकी क्या थिंकिंग थी, वो कैसी लाइफस्टाइल स्पेंड करते थे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होती। ये सभी अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होती है, लाइक डायरीज एंड न्यूज़पेपर। ये सभी अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल है। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। Then next sentence, the British thought surveys were important for effective administration. Yes, this sentence is right because ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि सर्वेज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली काम करना है, तो ये सभी की काफ़ी ज़रूरत होगी। लाइक सर्वेज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये सभी की। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। Then let's move to another question. So question is, why did the British preserve official documents? ब्रिटिश पीपल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सेव करके क्यों रखते थे, उसको स्टोर क्यों करते थे? So the British preserved official documents because these records can be studied and used in order to administer the country of effectively. सो ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को इसीलिए प्रिजर्व करते थे कि ये सभी रिकॉर्ड्स को फ्यूचर में हम स्टडी करें और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली रन करें। इसीलिए ब्रिटिश का पर्पस था कि हम ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे। Then let's move to practice question 2.1. So here we have condition, like you are a historian who has just found two documents from this time period. Read the contents of each and write down if it is an official and non-official record and give reasons for your decision. So practice question 2.1 में एक एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि एक सेंटेंस है, चार पांच सेंटेंस हो गए, इससे हमें जस्टिफाई करना है कि ये नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड है या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और उसके पीछे हमें रीज़न भी देने हैं कि क्यों ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है और क्यों ये नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड है। सो लेट्स सी द कंडीशन। सो टुडे we recruited 20 peasants from the local villages to our army. I received a letter from my family in England. They asked me to visit them in the summer. I have been away from home for 6 months. यहाँ पर एक पर्सन है जो अपनी सिचुएशन को बता रहा है। लाइक ऐसा कह रहा है कि वी रिक्रूटेड 20 पीजेंट्स फ्रॉम द लोकल विलेजेस टू आर्मी, कि हमने जो पीजेंट्स थे मीन्स फार्मर थे लोकल विलेजेस को, इसको हमने आर्मी में रिक्रूट किया। देन मैंने एक लेटर रिसीव किया फ्रॉम माय फैमिली, एंड मेरी फैमिली ये कह रही थी कि आप समर में हमारे घर आओ, घर पे विज़िट करो, क्योंकि मैं घर से 6 मंथ से बाहर था। लाइक मैं 6 मंथ्स के लिए अपने वर्क पे था। तो कोई एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, ब्रिटिश कोई पर्सन है, ये अपनी बात लिख रहा है। सो दिस रिकॉर्ड, द record given above is an non-official record, as it is the diary entry by a person working in the British Army. So
ये कंडीशन है, ये सेंटेंसेस है, ये रिकॉर्ड है, ये नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक डायरी की कोई एक बात है। जो एक पर्सन था जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा था, उसकी डायरी में से ये रिकॉर्ड निकाला गया है। दैट्स वाई हमने देखा था कि डायरी इज द नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड। दैट्स वाई दिस रिकॉर्ड इज नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड। Then next question, next condition. This is to certify that the land under survey number 243 and 245 in Kolkata belongs to Suresh Kumaraswamy, a resident of Kolkata. So, the record given above is an official record as it is a document certifying the ownership of property. ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है क्योंकि इसको सर्टिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि ये एक पर्सन है जो कोलकाता से बिलोंग करता है, और ये जो लैंड है ये उसकी अंडर में आती है, मीन्स ये लैंड है ये सुरेश की है। तो दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड दैट वाई एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंगे, इसीलिए हम उसको कहेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड। सो दैट्स वाई दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। So this is about some practice question and NCERT question related to our previous video lecture, and let's move to our today's main topic. Today's our main topic is why did the Europeans came to India? यूरोपियंस हमारे इंडिया में क्यों आए थे, इसके बारे में हम आज लर्न करने वाले हैं। So, the Europeans came to India to trade goods such as cotton, silk, and spices, which were in great demand in Europe. सो यूरोपियंस हमारे इंडिया में इसीलिए आए थे कि उसको ट्रेड करना था। और गुड्स की बात करें तो कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, ये सभी का ट्रेड हमारे इंडिया के साथ करना था, क्योंकि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस ये सभी की काफ़ी ग्रेट डिमांड थी इन द यूरोप। सो ये फर्स्ट रीज़न है कि इसी के कारण यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए थे। देन बात करें कि व्हाट वर द कंडीशंस इन इंडिया व्हेन द यूरोपियंस अराइव्ड। जब भी यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए थे तो इंडिया की कंडीशन क्या थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वास्को द गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया। सो यू मस्ट रिमेंबर, वास्को द गामा एक पोर्टुगल कंट्री का पर्सन था जिसने न्यू सी रूट इंडिया का फाइंड किया था, और ये फर्स्ट यूरोपियन था जो हमारे इंडिया में आया था। सो यू मस्ट रिमेंबर, वास्को द गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया। Then let's learn about what was the connection between Mughals and the rise of the British. मुगल्स एंड ब्रिटिश के बीच में क्या कनेक्शन थे, इसके बारे में हम लर्न करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। हम सब जानते हैं देर आर 6 पावरफुल मुगल रूलर्स, एंड औरंगजेब इज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब थे जो लास्ट पावरफुल मुगल किंग था। देन आफ्टर हिज डेथ इन 1707, द मुगल किंगडम disintegrated and a number of independent kingdoms emerged as shown in this map. सो औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, एंड उसकी डेथ के बाद जो मुगल किंगडम थी ये डिसइंटीग्रेटेड हो गई थी, ये टूट गई थी, एंड हमारा इंडिया काफ़ी सारी किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। लाइक हम पिक्चर में भी देख सकते हैं different regions like Sikhs, जाट, अवध, बंगाल, मराठास, हैदराबाद। तो ये सभी डिफरेंट रीजन में हमारा इंडिया डिवाइडेड हो गया था। बट जब भी मुगल का रूल चल रहा था, लाइक स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर्स का रूल हो रहा था, तभी हमारा इंडिया इंटीग्रेटेड था, सभी स्टेट मुगल के कंट्रोल में थे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, इंडिया disintegrated and number of independent kingdoms emerged as shown in the map. Then the decline of Mughals.
created an opportunity for the British to establish their control over India. मुगल का डिक्लाइन मीन्स मुगल का जो रूल था वो धीरे धीरे कम होने लगा, उसका कंट्रोल हमारे इंडिया में कम होने लगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनी ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे इंडिया में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सो द डिक्लाइन ऑफ मुगल created an opportunity for the British to establish their control over India. Then next question, circle the people from different European countries trading with India. So right answer Portuguese, Dutch, French and English. ये सभी पीपल हमारे इंडिया में आए थे, हमारे इंडिया के साथ ट्रेड करने आए थे। सो पोर्टुगीज, डच, French and English, and apart from this, Danish people, Spanish people also came to India for trading activity. Then underline the resources that the Europeans were interested to buy in India. So yes, 7 थिंग्स काफ़ी 6 थिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डिमांड थी यूरोप में ये सभी थिंग की, लाइक कॉटन, सिल्क, पेपर मीन्स मरी, देन क्लोव्स मीन्स लविंग, कार्डेमम मीन्स इलायची एंड सिनेमॉन मीन्स तज। ये 6 थिंग्स के काफ़ी डिमांड थी इन द यूरोपियन कंट्री। Then next question, what did the European companies do to eliminate rival competitors? यूरोपियन कंपनीज की बात करें तो काफ़ी सारे यूरोपियन पीपल थे जिसने डिफरेंट कंपनीज एस्टेब्लिश की थी। लाइक ब्रिटिश की बात करें तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देन पोर्टुगीज़ की बात करें तो पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सभी कंपनी हमारे इंडिया में आई थी फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी। एंड सभी कंट्री के बीच में काफ़ी सारी कंपटीशन थी, तो ये सभी काफ़ी एक राइवल कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट rival competitors, the European companies sank each other's ships, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. सो राइवल कॉम्पिटिटर्स ने एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए, हराने के लिए क्या किया, एक दूसरे की शिप को डुबा देते थे इन द वाटर। देन जो भी रूट्स थे, सी रूट थे, उसको ब्लॉकेज करने का भी काम करते थे। देन प्रिवेंटेड राइवल शिप्स, जो भी शिप्स होती थी अदर कंपनी की तो उसको रोकने का काम करते थे, दोनों की वॉर होती थी। तो ये सभी थिंग यूरोपियन कंपनी से ने की थी ड्यू टू एलिमिनेट राइवल कॉम्पिटिटर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर दे ओकर्ड। यहाँ पर 4 इवेंट है और उसको हमें सही टाइम में अरेंज करना है। So first of all the European companies were trading the same goods such as cotton, silk and spices. Second sentence, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered sea route to India. Then third sentence, in order to eliminate competition, they sank each other's ship and fought battles. And fourth sentence, East India Company acquired charter from Queen of England to trade with the East. So here the correct sequence is shown below. यहाँ पर हम देख सकते हैं correct sequence. So first of all, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered a sea route to India. फर्स्ट इवेंट ये थी, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था वास्को द गामा जिसने इंडिया आने का न्यू सी रूट फाइंड किया था। Then second, East India Company acquired charter from Queen of England to trade with the East. सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड इवेंट ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन ऑफ इंग्लैंड से एक चार्टर एक्वायर कर लिया था। मीन्स एक परमिशन ले ली थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड की कि हम ईस्टर्न कंट्री लाइक इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। देन थर्ड इवेंट की बात करें, ऑल द यूरोपियंस कंपनीज वर ट्रेडिंग द सेम गुड्स सच एज कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। यूरोपियन कंपनीज की बात करें, फ्रेंच कंपनीज, ब्रिटिश कंपनीज, डच कंपनीज, स्पेनिश कंपनीज, ये सभी हमारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी और सभी एक ही गुड के लिए ट्रेड कर रही थी।
लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस सेम गुड था, और इस सभी गुड्स के लिए काफ़ी कंपटीशन भी थी बिटवीन यूरोपियन कंपनीज. Then, in order to eliminate competition, they sank each other's ship and fought battle. And सभी को हराने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए यूरोपियन कंपनीज एक दूसरे की शिप को पानी में डुबा देते थे और कभी कभी बैटल भी फाइट करते थे. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया. Then let's see some NCRT question. So here state whether true or false. So sentence is, the Mughal Empire became stronger in the 18th century. ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि 18th सेंचुरी में डोमिनेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लाइक यूरोपियन कंपनीज का, और इसीलिए मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में काफ़ी वीक हो गया था. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. Then next sentence, the English East India Company was the only European company that traded with India. This is also false sentence because English East India Company के अलावा French East India Company, Danish East India Company, Spanish, Portuguese, ये सभी कंट्री हमारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी. So only इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ ट्रेड कर रही थी, ऐसा कहना गलत बात है. सो दिस इज फॉल्स सेंटेंस. Then next question, what attracted European trading companies to India? यूरोपियन कंपनीज को कौन सी ऐसी थिंग्स थी जो अट्रैक्ट कर रही थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए? सो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर गुड क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द मार्केट्स ऑफ यूरोप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, सिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो ये दोनों की काफ़ी डिमांड थी इन द यूरोप. देन स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनामन टू वर इन अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप. देन स्पाइसेस की बात करें तो पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनामन, ये सभी भी की काफ़ी डिमांड थी इन द यूरोप. Then these resources in India attracted the European trading companies towards it, और ये सभी रिसोर्सेज के कारण यूरोपियन कंपनी हमारे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए काफ़ी अट्रैक्ट हुई थी. सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन. Then let's see about practice question 3.1. So what were the political conditions in India during the arrival of East India Company? How did they favor the company? ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई और तभी हमारे इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी और कौन सी ऐसी कंडीशन थी जो कंपनी को काफ़ी फेवर कर रही थी? सो आंसर इज, after the death of Aurangzeb in 1707, there were no powerful Mughal rulers. औरंगजेब हम सब जानते हैं लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. उसकी डेथ के बाद कोई एक पावरफुल मुगल हमारे इंडिया में नहीं देखने को मिलता. दिस रिजल्टेड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल किंगडम and the emergence of many independent kingdoms in India. And ये जो डेथ हुई औरंगज़ेब की, उसके बाद में मुगल किंगडम का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, डिवाइड होने लगा मुगल किंगडम, एंड इसी से हमारे इंडिया में कई सारी इंडिपेंडेंट किंगडम है वो इमर्ज होने लगी और हमारा पूरा इंडिया जो एक यूनाइट था वो डिवाइड हो गया था. एंड द एब्सेंस ऑफ अ सिंगल एंड पावरफुल किंगडम इन इंडिया helped the British in establishing and expanding their power in India. And हम सब जानते हैं कि कोई सिंगल और पावरफुल किंगडम हमारे इंडिया में नहीं था. ऐसे रूलर्स की एब्सेंस हमारे इंडिया में थी और इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश पीपल ने, और उसने क्या किया, अपना पावर हमारे इंडिया में एस्टाब्लिश किया और धीरे धीरे पूरे इंडिया में एक्सपांड भी किया था. सो दिस इज द पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. Then practice question 3.2. Why did the European trading companies fight battles against amongst each other?
सभी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी अपने साथ मीन्स एक दूसरे के साथ क्यों बैटल लड़ रहे थे, क्यों फाइट कर रहे थे? सो द रीजंस आर, all the European trading company were trading in the same goods such as cotton, silk and spices. This led to fierce competition amongst them. So first of all, सभी यूरोपियन कंपनीज एक ही गुड़ का ट्रेड कर रही थी, लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। यही गुड़ का ट्रेड कर रही थी सभी यूरोपियन कंपनी, एंड इसी से हम देख सकते हैं कि काफ़ी कंपटीशन सभी कंपनीज में हमें देखने को मिलती है। देन, in order to eliminate competition and gain an upper hand in trade, the European trading companies fought battles among each other. So एक दूसरे को एलिमिनेट करना, लाइक एक का डोमिनेंस हो, ऐसा सभी कंट्री चाहते थे कि हमारा डोमिनेंस हो इन द इंडिया। सो सभी इसीलिए कंपटीशन कर रहे थे, और इसीलिए सभी एक दूसरे के साथ बैटल भी फाउट कर रहे थे। सो दिस इज द रीजन द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज फाइट battles amongst each other. So this is about why did the Europeans come to India. So in this lecture we have discussed about arrival of Europeans to India. So in this lecture we have discussed about different European companies. Then we have discussed about there was a lot of demand of India to the Europeans. So I hope you understood very well about these topics, and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in the history part, but तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.